विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था? चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद ये देखा कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ था इसको लेकर के, और एक्चुअली वो क्या प्रूव करना चाहते थे? क्या प्रूव करना चाहते थे? वो ये चाहते थे कि क्या चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं पर मैग्नेटिज्म हम क्रिएट करेंगे तो क्या चुंबकत्व से हम करंट बना सकते हैं? कोई पावर हाउस नहीं, कोई जनरेटर नहीं, लेकिन अगर हम एक्चुअली जनरेटर इसी प्रिंसिपल वर्क करेगा बाद में, लेकिन हम चाहें तो मैग्नेटिज्म को क्रिएट करके करंट पैदा कर सकते हैं। कहीं पावर हाउस से लाइन खींच के नहीं लाएंगे, कोई बैटरी नहीं लगाएंगे, हम करंट बना सकते हैं। इसके बाद ये भी हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ किसको जाएगा, और हमने देखा कि अगर किसी भी कॉइल से गुजरने वाला उससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें अगर तेजी से परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। इस घटना को हमने क्या बोला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हुआ एक्चुअली क्या है? चुंबकत्व तो हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया है और उससे करंट यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, और बिना टच किए हुआ है इसलिए इसके साथ प्रेरण भी हमने लगाया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित ना 2 नियम बनाए उन्होंने। क्या उन्होंने नियम बनाया? जो कुछ उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट करते हुए वो सब उन्होंने 2 रूल्स में, 2 लॉज में उन्होंने उसको लिख दिया। बस क्या लिखा उन्होंने? तो पहले लॉ में तो उन्होंने यही लिखा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, परिभाषा है, बस उसी को उन्होंने बताया। भाई ये भी तो बताना था ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले लॉ में तो उन्होंने यही बताया कि अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तथा अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। बस ये पहले नियम में उन्होंने रख दिया अपना। अब बात ये आती है कि अगर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, फिर हम उसमें बाहरी सर्किट में अगर हम उसे जोड़ेंगे तो उसमें करंट भी फ्लो होगी, तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी करंट की? विद्युत वाहक बल जो क्रिएट होगा, जो उत्पन्न होगा, वो कैसे उत्पन्न होगा? और जैसे कि बार बार बोला जा रहा है कि विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो धारा बहेगी। इसका मतलब अगर कुंडली बंद परिपथ में नहीं है तो धारा नहीं बहेगी। और विद्युत वाहक बल का क्या? तो आंसर है विद्युत वाहक बल तो हर वक्त पैदा होगा। विद्युत वाहक बल क्या चीज होती है? विद्युत वाहक बल है किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाने की ताकत। ताकत तो बैटरी के पास है। एक बैटरी आप लाते हैं, चार्ज है बिल्कुल, तो उसके पास करंट को फ्लो करवाने की ताकत है। आपने जोड़ा ही नहीं तो हम क्या करें? आपने कहीं से कनेक्ट करो ना, उसके पास ताकत है, करंट फ्लो करवा सकती है। तो अगर उसके पास पावर है, उसके दोनों पावर है का मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में विभवांतर होना चाहिए। तो बैटरी अगर फुल चार्ज है तो उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर है। विद्युत वाहक बल है, बस फर्क ये है कि करंट तो तभी फ्लो होगी जब आप उसके दोनों टर्मिनल पर कोई सर्किट लगाओगे ना। ऐसे करंट कहाँ फ्लो हो जाएगी? यही चीज यहां पर भी है कि जो लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा बहने लगती है। तो ये याद कर लीजिए दोनों बातें। विद्युत वाहक बल हमेशा पैदा होगा। फ्लक्स परिवर्तन हो गया कॉइल से तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा। रही बात धारा की, तो धारा केवल तभी उत्पन्न होगी जब आप कुंडली को बंद परिपथ में लगाओगे। बंद परिपथ में लगाओगे, उससे कोई पंखा लगाओगे, कोई बल्ब लगाओगे, करंट तो ही फ्लो होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करने से कॉइल में हमेशा कौन सी चीज उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत वाहक बल। और करंट तो तभी उत्पन्न होगी जब सिर्फ आप उस कॉइल को क्लोज्ड सर्किट में कनेक्ट करेंगे। ये कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पर अब हम लोग तैयार हैं ये लिखने के लिए कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था। ठीक है, कुछ नया नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आप लिख दीजिए बस। ओके, नोट करिए कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है,
तथा यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। ये फैराडे का पहला नियम है। फैराडे ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया? दूसरे नियम में उन्होंने ये बताया, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप फ्लक्स परिवर्तन करोगे, जैसे हम लोगों के मन में भी क्वेश्चन आता है कि बार बार ये बात आ रही है कि अगर हम तेजी से परिवर्तन करें तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मान लिया उत्पन्न हो जाएगा, पर क्योंकि फिजिक्स तो मेजरमेंट का साइंस है, हम फिजिक्स में हर चीज को नाप के देखना चाहते हैं, तो फिर से हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि अगर कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करेंगे और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो आखिरकार कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, हम ये जानना चाहते हैं। उसके लिए फैराडे ने अपना एक सेकंड लॉ भी बनाया और उसमें उन्होंने बताया कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या उन्होंने बताया, पहले मैं आपको बता देता हूं और इसके बाद हम लिख लेते हैं उसको। उन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका जो मान होगा वो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बस ये उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड बताया कि विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा। कितना? फिर से, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर। जैसे वेग परिवर्तन की दर को किससे प्रदर्शित करते हो आप? dv/dt। आवेश प्रवाह की दर को किससे प्रदर्शित करते हो आप? dq/dt। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर को किससे प्रदर्शित करोगे? dϕ/dt। बड़ा आसान है ये तो, है ना? तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। लेना क्या है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर लेनी है और उसके साथ निशान कैसा लेना है? माइनस। बस सारा ईएमएफ कितना पैदा होगा, सारी की सारी चीजें बस इतनी से उसमें छुपी हुई हैं आपकी। तो ये है फैराडे का सेकंड लॉ। तो हम लोग एक काम करते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि विद्युत वाहक बल कैसे पैदा होगा, डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सेकंड लॉ में है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, अगर हम ये मान लें कि किसी कुंडली से उत्पन्न विद्युत वाहक बल अगर E है तो उसको कैसे हम लिखेंगे? इसके मुताबिक यहां पर नोट कर देते हैं। माना कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb तथा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, तो फैराडे के दूसरे नियम से फैराडे के द्वितीय नियम से देखो क्या होना चाहिए। ई की वैल्यू फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर लेनी है पहले तो आपको, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? dt ऑफ φb। ये हमने दिया चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, लेकिन सेकेंड लॉ में लिखा तो ये गया है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर तो ले ली, बस ऋणात्मक करना बाकी रह गया, कर दिया हमने। इस तरीके से कॉइल में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ये उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैं बताना भूल गया हूं। कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना उसको हम कहा करेंगे
प्रेरित विद्युत वाहक बल, याद रखिए। केवल विद्युत वाहक बल नहीं बोलेंगे आप उसको, उसका आप नाम क्या रखेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो करंट उत्पन्न होगी इस पे प्रेरित होगी, उसको बोला करेंगे प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं कांटेक्ट से नहीं, बल्कि प्रेरण की वजह से, दूर से ही। तो कॉइल में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो धारा उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे प्रेरित धारा। ठीक है, हम चाहें तो कहीं पर भी नोट डाल के इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। मैं यहां पर इसको लिखे दे रहा हूं। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसको क्या बोला करेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अंग्रेजी में इसको कहा करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, प्रेरित लगा देंगे उसके साथ में। और इसके बाद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा को क्या बोलेंगे? कुंडली में उत्पन्न धारा, इसको बोला करेंगे प्रेरित धारा। अंग्रेजी में इसे बोला करेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये इनके नाम होंगे। तो आप केवल विद्युत वाहक बल या केवल धारा नहीं बोलेंगे। अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम रखेंगे। और जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की वजह से अगर सर्किट में करंट पैदा हो रही है तो उसको हम प्रेरित धारा नाम देंगे। ठीक है, तो फिर से आते हैं वापस सेकेंड लॉ में। अभी आई होप कि सेकेंड लॉ यहां तक आपको समझ में आ गया। फैराडे के अनुसार सेकेंड लॉ में क्या बताया उन्होंने, जल्दी से एक बार रिवाइज करो। किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की वजह से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका जो मान रहेगा वो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब ये तो एक फेरा है, कुंडली में एक से ज्यादा अगर फेरे हैं तो क्या होगा? तो जितने फेरे होंगे हम उन फेरों की संख्या से क्या करवा देंगे? गुणा। ये एक फेरे से बद्ध चुंबकीय विद्युत वाहक बल है, एक फेरे से में जो उत्पन्न हुआ है। तो हम यहां लिख देंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आप इसी में n से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस n डी फाई बी अपॉन डी टी। ये भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुंडली में इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। एक चीज और शायद आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें ऋणात्मक दर के क्यों बराबर होता है ये, तो आंसर ये है, जो ऋण चिन्ह है ये हमें दिखाता है कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है अथवा प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वो जिस कारण से उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध करती है। समझ रहे हैं? फिर से ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह स्वयं उत्पन्न होती है। और आप जानते हैं इसे हम लेंज का नियम भी बोला करते हैं, लेंजेस लॉ भी कहते हैं। तो पहले ऋण निशान के बारे में लिख देते हैं और फिर लेंजेस लॉ भी हम लोग स्टडी कर लेंगे।
यहां पर लिख देंगे नोट। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर कभी अलग से आ जाए कभी आपके एग्जामिनेशन में कि लेंज का नियम लिखिए, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे इसको लिखना? आप यहां से लिखोगे, कुंडली में, यहां से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, चाहे विद्युत वाहक बल हो या प्रेरित धारा हो, दोनों की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का भी विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम है। तो अगर मैं अब लेंज का नियम अलग से नहीं लिखूंगा, कभी लेंज का नियम आता है तो आप उसमें यही नोट कर दो। और यहां आया हुआ ऋण निशान भी आपको यही बताता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि कैसे डायरेक्शन को हम डिसाइड करेंगे कि कॉइल में करंट की दिशा क्या, जो विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा, जो प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न होगी, उसकी दिशा कैसे डिसाइड करेंगे? इसको समझने के लिए आप एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फिर तो। और आपको ध्यान रहेगा ना कि अगर कभी एग्जामिनेशन में अलग से लेंज का नियम लिखने को आता है तो आप क्या करेंगे? इसी को लिख दो, यहां से शुरू कर दो। समझ में आया? और इस नेगेटिव साइन के बारे में बताना हो तो पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे आखिरकार ये सब होगा, डायरेक्शन उसकी। इससे आप नोट कर लें, फिर हम बताते हैं। अभी आपने जो लेंज का नियम पढ़ा है उसके मुताबिक कुंडली में जो भी विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी रहनी है? ऐसी रहनी है कि वो उस रीजन का ही विरोध करना शुरू कर देगी जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ। और वैसे भी आपने जड़त्व का नियम पढ़ा है, हमारे नेचर में एक प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट के पास कि ये परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। और उसको ही हम क्या बोलते हैं? जड़त्व, इनर्शिया। ऐसा ही यहां पर भी होता है। कॉइल में जिस वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या जिस वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसकी डायरेक्शन ऐसी बनती है कॉइल में ताकि वो जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है ना, उसका विरोध कर सके। कैसे ये होता है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है और डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लीजिए अपना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। सबसे पहले मैं एक कॉइल बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसी एक कॉइल।
ये हमने मान लिया कि ये कॉइल का जो हिस्सा ये बाहर का हिस्सा है, ऐसे ये चीज बाहर है कटा हुआ, और ये चीज जो है वो कहां पर है, अंदर है। तो ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसा फिर यहां पर छूट गया। ये कटा हुआ पार्ट जो टूटा हुआ हिस्सा है ये बाहर की तरफ है। ये कॉइल है, हमने क्या किया, इसकी तरफ मैग्नेट लाना शुरू किया और हम इसकी तरफ ला रहे हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है। हम चाहें तो साउथ पोल भी ला सकते हैं, पर समझने के लिए हमने अभी क्या स्टार्ट किया कि हम नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं। जब नॉर्थ पोल ले जाना शुरू करेंगे तो ये यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा, इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा, इस डायरेक्शन पे ऐसे। तो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बोलेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड यानी कि हमने आरोपित किया, ये वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है ना उसका। अब जैसे जैसे नजदीक जाता रहेगा तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा, जैसे जैसे नजदीक जाते रहेगा कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूर होगा तो जीरो बल रेखाएं गुजर रही हैं, जैसे जैसे आप पास लाते जाओगे इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। परिवर्तन हो रहा है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना पड़ेगा। लेकिन मेन पॉइंट तो ये है ना कि इसकी डायरेक्शन कैसी रहनी चाहिए, डायरेक्शन ऐसी हो ताकि जो हमने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है इसका क्या हो सके, इसका विरोध हो सके, इसका अपोज हो सके। आप सोचिए थोड़ा सा, लेंज के नियम में भी यही देखा है आपने, ठीक है। और वैसे भी जड़त्व का नियम भी ये कहता है कि जब हम ये मैग्नेट नहीं ला रहे थे तो ये कॉइल जहां रखी है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। बाई चांस ये वाले ने मैग्नेटिक फील्ड जब यहां नहीं था तो कितना था, जीरो। जब हम इसको लाए इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बना दिया 100। तो ये कॉइल क्या करना चाहेगी, क्या उस 100 को एक्सेप्ट कर लेगी या उस परिवर्तन का विरोध करेगी, परिवर्तन का विरोध करेगी। अब विरोध कैसे कर सकती है, तो आंसर है वो चाहती क्या है, चाहती ये है, उसको ये लगता है कि पहले जहां पर हम थे यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना था, जीरो, तो अभी भी कितना रहना चाहिए, जीरो। तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि इसने मैग्नेट ने 100 बनाया है इसको वो जीरो कैसे कर सकती है। तो आंसर है बड़ा सिंपल सा कि कॉइल को क्या करना चाहिए, उल्टी दिशा में 100 मैग्नेटिक फील्ड बना देना चाहिए। कॉइल को क्या करना चाहिए, उल्टी डायरेक्शन पे 100 मैग्नेटिक फील्ड बना दे। फिर क्या होगा, इसका 100 इस डायरेक्शन पे, इसका 100 इस डायरेक्शन पे, दोनों बराबर होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से कैसा हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। ये कॉइल का तरीका है, तो कॉइल करती है। अब कॉइल के पास इधर का मैग्नेटिक फील्ड बनाने का तरीका क्या है, किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब उस पर करंट फ्लो होती है, तो वो करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देती है। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है। फिर से कॉइल क्या चाहती है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो अब भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी दिशा में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा जितना ये बना के लाया है। इसका अगर ये 100 बना के लाया है तो इसको उल्टी दिशा में कितना बनाना पड़ेगा, 100 बनाएगी तो ही ठीक है, नहीं तो फिर तो नहीं बनेगा काम हमारा। तो अपोज करने के लिए कॉइल क्या करती है, इसको इस डायरेक्शन पे एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाना ही पड़ेगा। ऐसे इस डायरेक्शन पर एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा, और उतना ही जितना ये मैग्नेट अपना लेके आ रहा है। अब कॉइल इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉइल के पास चुंबकीय क्षेत्र बनाने का तरीका क्या है। आंसर है, अगर कॉइल अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाना शुरू कर दे, करंट को अगर फ्लो करवाना शुरू कर देगी, अगर इस दिशा में करंट को फ्लो करवाएगी
तो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो कॉइल के पास चुंबकीय क्षेत्र को बनाने का एक तरीका है, क्या? अपने अंदर से वो क्या करना स्टार्ट कर दे, करंट फ्लो करवाने लग जाए, बस हो जाएगा काम। तो कैसे करेगी ये? तो आंसर है इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनवाना है इसका। अब ये अगर करंट फ्लो भी करे तो किधर की तरफ उसको करना चाहिए? राइट हैंड कर्ल रूल से सोचिए, ये हिस्सा बाहर की तरफ है ऐसा। देखो ये मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में चाहते हैं? इधर की तरफ चाहते हो या इधर की तरफ चाहते हो? आप इधर की तरफ चाहते हैं। अगर इधर की तरफ चाहते हैं तो करंट इसमें कैसे फ्लो करनी पड़ेगी? ऐसे, बाहर से ऐसा ऊपर जाते हुए और पीछे से नीचे जाते हुए और फिर ऐसा ऊपर आते हुए। अगर कॉइल अपने भीतर से ऐसे करंट को फ्लो करवाने लग जाए ऐसे, तो देखो अंगूठा इस तरफ इशारा करता है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और फिर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना शुरू कर देगा? विरोध करना शुरू कर देगा। समझ में आया? तो इसमें करंट को कैसे फ्लो होना चाहिए? अब आप समझ गए किधर से? बताइए। अगर ये बाहर है तो बाहर से कैसा जाना चाहिए? ऊपर, और पीछे से ऐसा नीचे आना चाहिए। इसको यहां से ऐसे जाने लगे, पीछे से ऐसा नीचे आ जाए, ये इस तरीके से, और आगे आके फिर यहां पर आ जाए। पर यहां पर हमने सर्किट ब्रेक कर रखा है, इसको मैंने पॉइंट ए मान लिया और इसको हमने पॉइंट बी मान लिया। तो इस डायरेक्शन पर करंट को जाना चाहिए। अब आप मुझे बता सकते हैं, अगर करंट इस डायरेक्शन पे जाएगी लेकिन आगे जाके सर्किट कैसा है? टूटा हुआ, तो फिर क्या होगा? करंट किससे फ्लो होती है? चार्जेस के बहने से, आवेशों के चलने से। अगर आवेशों के चलने से करंट फ्लो होती है और करंट ए से चलकर बी तक पहुंची है, तो बताइए मुझे ए पर कौन से चार्जेस इकट्ठे होंगे और बी पर कौन से चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे? बताइए, प्लस और माइनस में से किस टाइप का चार्ज पॉइंट ए पर स्टोर हो जाएगा और किस टाइप का चार्ज पॉइंट बी पर जमा हो जाएगा? ए पर पॉजिटिव और बी पर पक्का। तो ए पर कैसा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? पॉजिटिव, और बी पर कैसा चार्ज इकट्ठा होगा? नेगेटिव। ये सबको क्लियर हुआ? लेकिन ये गलत है। अब आप सोचोगे ये कैसे गलत है? ये वाकई में गलत है। आप मुझे बताएं, पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है। देखो सबको एक पल भर के लिए क्या लगा कि करंट ऐसे फ्लो हुई है तो ए को प्लस हो जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस यहां जमा हो जाने चाहिए, और यहां पर सारे के सारे कौन से चार्जेस आ जाने चाहिए? नेगेटिव। क्योंकि आपने एक चीज रट रखी है कि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इसको यहां पर एक तार लगाएं, एक रेसिस्टेंस लगा दें और इसमें जोड़ दें, तो इस रेसिस्टेंस में करंट किधर से किधर फ्लो होगी? बता सकते हैं अपने अनुसार? ए से बी की ओर करंट फ्लो होनी चाहिए कि बी से ए की ओर करंट फ्लो होनी चाहिए? बी से ए की ओर। तो ए तो प्लस है और बी माइनस है, करंट तो प्लस से माइनस बहती है ना। और आप तो बता रहे हो कि ए मतलब बी से ए की ओर करंट जाना चाहिए। अब करंट बताइए, ए से बी की ओर जाएगी कि बी से ए की ओर जाएगी? सोचिए थोड़ा सा, कुछ गड़बड़ हो गई ना यहां पर। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों को, अब ये प्लस है और ये माइनस है। ए से बी की ओर करंट फ्लो होगी ऐसे, या ऐसे पीछे से आके और यहां से बी से ए की ओर जाएगी? बताइए। तो यहां कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए, अगर आपने सब कुछ सही सही बोला होता तो कहीं गड़बड़ नहीं होती है। अगर सब कुछ सही सेट हो जाए हमारे रूल्स में तो गड़बड़ कहीं नहीं होगी, पर यहां हमसे गलती हो रही है, कुछ तो गलत है जो हम कर रहे हैं। तो फिर सही क्या है? अब
थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि करंट ए से बी की ओर चली कि नहीं चली। करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होती है, बता सकते हैं आप? करंट जिस दिशा में बहती है वो दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है कि वो दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा होती है? बताइए, किसी वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में होगी या ऋण आवेश के चलने की दिशा में होगी? धन आवेश के चलने की दिशा में धारा बहती है और ऋण आवेश के चलने की तो उल्टी दिशा में धारा बहती है। कुछ बात हमारी समझ में आई? फिर से, धारा की दिशा किसके चलने की दिशा में होती है? धन आवेश के चलने की दिशा में। और ऋण आवेश जिस तरफ चलता है उसके तो उल्टी दिशा में धारा जाती है। अब फिर से सोचिए, अगर करंट ऐसा बाहर से ऐसा जाके ऐसे वापस आई है यहां से, तो ये दिशा किसकी है? करंट की। इसका मतलब यही डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? धन आवेश की या ऋण आवेश की? धन आवेश की। बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। धन आवेश की गति के अनुदिश वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अगर वैद्युत धारा ऐसा बाहर से ऊपर गई, फिर ऐसा पीछे से नीचे आके, फिर ऐसा ऊपर ऐसे आई है, तो यही डायरेक्शन किसके चलने की होनी चाहिए? धन आवेश के कि ऋण आवेश के? धन आवेश के। तो सारे के सारे धन आवेश किधर से किधर चलने चाहिए? ए से बी की ओर या बी से ए की ओर? ए से बी की ओर धन आवेशों को चलना चाहिए। अब अगर सारे पॉजिटिव चार्जेस ए से भागेंगे, दौड़ेंगे और ऐसा बी पर चले जाएंगे, पर बी के आगे तो सर्किट कैसा है? टूटा, उनको जाने का रास्ता मिलेगा नहीं। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर से निकलकर कहां पर आ जाएंगे? ए पर जमा हो जाएंगे। सॉरी, ये बी है तो बी पर जमा हो जाएंगे। अब सब जगह के पॉजिटिव चार्जेस आकर कहां जमा हो गए? बी पर। तो फिर ए पर कौन से बचे? नेगेटिव चार्जेस बच गए। तो ए कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और बी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो याद रखिए, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप सोचोगे तो फिर अब उल्टा नहीं हो गया कि ए से बी की ओर करंट फ्लो हो रही है, माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो हो रही है? कुछ उल्टा नहीं है। करंट की डायरेक्शन एक नहीं, कई बार हमने आपसे के साथ डिस्कस की है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? वो डायरेक्शंस होती है करंट की। प्लस से माइनस में भी बहती है और माइनस से प्लस भी बहती है, क्योंकि आपके मन में केवल एक बात भरी हुई है और वही आपको हमेशा याद रहता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है। ये हमारे मन में छप चुका है, तो हमको वही चीज याद ही रहती है, दूसरी चीज के बारे में हम सोच नहीं पाते। जबकि कोई भी सेल या बैटरी होती है, आप देखें ध्यान से, अगर ये एक सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर आपने एक रेसिस्टेंस लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, रेसिस्टेंस में जाएगी और जाकर कहां प्रवेश कर जाती है? नेगेटिव। उसके बाद करंट का क्या होता है? क्या उसके बाद करंट खत्म हो जाती है? नहीं, उसके बाद करंट ऐसे चलती है और फिर पॉजिटिव तक आती है। तो आप ध्यान से देखें, सेल के बाहर करंट प्लस से कैसे बह रही है? माइनस, और सेल के अंदर देखिए करंट माइनस टू प्लस भी बह रही है। तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी कि माइनस से प्लस होगी? आंसर है करंट हैज बोथ द डायरेक्शंस। करंट की दिशाएं दोनों होती हैं, प्लस से माइनस भी फ्लो हो सकती है और माइनस से प्लस भी फ्लो हो सकती है। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द बैटरी, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इनसाइड द सेल, सेल के भीतर जो करंट होगी वो माइनस से प्लस की ओर बह सकती है। तो करंट आज माइनस से प्लस जा रही है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि कुछ गलती है? करंट क्या कभी माइनस से प्लस नहीं जाती? तो ठीक है, जाने दो ना, माइनस से प्लस आपने बोला ना,
कि कभी कभी करंट माइनस से प्लस की ओर जाती है। और फैक्ट तो ये है कि जब जब आप बैटरी लगाओगे, जब जब आप सेल से करंट लोगे ना, तो अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रही है तो उसी वक्त माइनस से प्लस की ओर भी उसको बहना पड़ता है, अदरवाइज तो करंट बह नहीं सकती ना। अगर इसका रास्ता तोड़ दोगे, आप बोलोगे कि हम नहीं बहने देंगे, तो आपको यहां भी कहीं करंट नहीं मिलेगी। फिर तो करंट को फ्लो होने के लिए उसका कॉन्टिन्यूअस पाथ बहुत जरूरी है। आपको बता दें, करंट फ्लो होने के लिए दो चीजें मेरी जरूरी है, एक सोर्स जरूरी है और दूसरा उसका कॉन्टिन्यूअस पाथ जरूरी है। पाथ में एक जगह भी जाके आप तार तोड़ दोगे ना, इतनी लंबी लाइन पड़ी हुई है आपकी, लेके पावर हाउस से आपके घर तक, उस बीच में जाकर कहीं पर भी, एक जगह पर भी आप तार को काट दीजिए, पूरी लाइन की करंट बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन की एक जगह की काट देंगे तो बाकी सब जगह चलती रहेगी, केवल उतने में नहीं आएगी, नहीं हो सकता। तो करंट प्लस से माइनस भी बह सकती है और माइनस से प्लस भी बह सकती है। यहां माइनस से प्लस बह रही है, ठीक है। और इससे एक बात हमें और पता चल रही है कि माइनस से प्लस करंट बहती कहां पर है, सेल के अंदर। इसका मतलब ये कॉइल पूरी की पूरी क्या बन चुकी है, सेल बन चुकी है। ये बात कुछ आपको समझ में आ गई? तो ये पूरी की पूरी कॉइल आपकी क्या बन चुकी है, ये सेल बन चुकी है, याद रख लीजिए। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो डायरेक्शन आपको बनाना उसका आना चाहिए, विरोध करने की वजह से ये इस डायरेक्शन पे करंट को फ्लो करवाएगी। और देखिए, ध्यान से सुनिए, इसका दूसरा पहलू भी देखिए। अब आप, ये मैंने फिर से वही कॉइल बना ली। अब इस बार गलती मत करिएगा भाई आप लोग, ठीक है? इस बार आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ये ए और ये बी है। हमने क्या किया, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अब हम इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाने लगे। देखो, नॉर्थ पोल को क्या करने लगे, पास ला रहे थे पहले, तो ये वाला अप्लाइड वाला, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या कर रहे थे, नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी अप्लाइड वाले में। अब अप्लाइड वाले की वृद्धि को क्या करना था, विरोध। तो विरोध के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ा, इसको उल्टा। अब नॉर्थ पोल हम दूर ले जाने लगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी ही हैं। देखो, ध्यान रखिए, नॉर्थ पोल है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी ही हैं, पर अब ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे जो बद्ध होंगी, वो इससे बद्ध चुंबकीय बल रेखाएं कम हो रही होंगी या बढ़ रही होंगी। अब दूर जाने की वजह से कैसी होने लगी, कम। कॉइल क्या चाहेगी, उसको और कम कर दें या कम ना होने दिया जाए। विरोध करना चाहती है ना वो, तो जड़त्व की वजह से, तो वो क्या चाहती है कि इसको कम होने ना दिया जाए। देखो कितना अजीब है ना, पहले कॉइल के पास जब हम मैग्नेट ला रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था और कॉइल ने बढ़ने का विरोध किया, ठीक है, और उसकी वजह से उसने एक करंट फ्लो करवा दी। उसका प्लस माइनस कहां होगा हमने सब देख लिया। अब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो रही हैं, कम हो रही हैं। अब ये कॉइल क्या चाहती है, चाहती है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं, विरोध करना चाहती है ना, तो ये चाहती है कि ये वाली बल रेखाएं कम ना पड़े। तो वो क्या करेगी, कम ना पड़े इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये खुद इसको थोड़ी बहुत बल रेखाएं बना के देना शुरू कर देगी कि तुम लो भैया, लेकिन कम मत करो इसको। अगर 100 मैग्नेटिक फील्ड है तो 100 रहने दो, उसको 0 मत करिए। परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध, जड़त्व की वजह से, इनर्शिया। तो परिवर्तन का विरोध करेगी। अब इधर वाली बल रेखाएं कम पड़ रही हैं, कम पड़ रही है, तो ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल इन बल रेखाओं का कम होना इसको नहीं पसंद है, तो ये क्या करती है, इसको इसी दिशा की बल रेखाएं बना के देती है कि ले तुम कम ना करो। लेकिन जब पास जा रही थी तो उल्टा तरफ बनाया था, क्यों, क्योंकि इसको इन्हें क्या करना था, कम करना था। अब ये वाली बल रेखाओं को क्या करना चाहती है,
बढ़ाना चाहती है, कम होने नहीं देना चाहती है। तो अगर आप ये वाली बल रेखा को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? आप इसको उल्टा तरफ बनाओगे कि इसकी अनुदिश बनाओगे? आपसे भी अगर मैं बोल दूं कि ये वाली बल रेखा को कम हो रही है, इसको कम होने मत दो, तो आप इसकी उल्टी तरफ बनाओगे कि इसके अनुदिश बना दोगे? अनुदिश, तभी तो कम होने से बच जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो ये कॉइल बोलती है कि तुम कम मत हो, चाहे थोड़ी सी हमसे बल रेखाएं ले लो भाई, पर कम मत हो आप। और ये किस दिशा में बनाएगी बल रेखा? फिर ये इस डायरेक्शन पर बनाना शुरू कर देगी। कुछ समझ में आई बात आपको? जिस दिशा में इसने बनाया है उसी दिशा में ये भी बनाना शुरू कर देगी। ऐसे बनाना शुरू कर देगी ये। नहीं समझ में बात आई? अरे समझ आया कि नहीं आया? आया। जैसे आप अगर ऐसे इस रास्ते पर जा रहे हो, हम देख रहे हैं आपकी स्पीड बढ़ रही है, अगर हम आपकी स्पीड को कम करना चाहते हैं या हम आपको रोकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम आपको आगे से धक्का देंगे उल्टी दिशा में कि पीछे से धक्का देंगे इस दिशा में? आगे से उल्टी दिशा में धक्का देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे मत जाओ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आप और आगे बने रहो, बढ़ते रहो, तो फिर हम आगे से धक्का देंगे आके कि इसी दिशा में धक्का देंगे? इसी दिशा में। तो फिर आप जानते हो ये क्योंकि पीछे जाने लगी तो इससे बद्ध चुंबकीय बल रेखाएं कम होने लगी। कॉइल का कहना यह है कि कम मत करो, चाहे तुम थोड़ी सी हमसे ले लो बल रेखाएं। तो इसने उसी दिशा में बल रेखाएं बना के इसको दिया ताकि इससे गुजरने वाली बल रेखाएं कम मत पड़े। अब इसके लिए उसको किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ा? इस डायरेक्शन पर। कॉइल तो ऐसे है, अगर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा तो उसको करंट किस तरफ फ्लो करवाना पड़ेगा? थोड़ा सा सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाना है? इधर की तरफ, तो ऐसा करंट उसको फ्लो करवाना पड़ेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन के आ जाएगा। अगर अब भी वो करंट ऐसे फ्लो करवा देगी तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगा, वो बनाना नहीं है, ऐसे वाला बनाना है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो अब वो करंट को कैसे फ्लो करवाएगी? पीछे से ऐसा ऊपर की तरफ और आगे आके नीचे ऐसे। समझ में आया? और पीछे कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा पीछे। तो पीछे से कैसे आएगा? ऊपर की तरफ, और आगे से यहां पर इस तरफ से आके करंट ऐसे फ्लो हुई और इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बना के उसने दिया कि देखो तुम कम मत हो, हम तुमको देख रहे हैं, ले लो हमसे थोड़ा सा। समझ आ गया आपको? इसके लिए करंट को कैसे फ्लो होना पड़ा? ऐसे फ्लो होना पड़ा करंट को। करंट किस डायरेक्शन पर फ्लो होती है बता दीजिए? धन आवेश के चलने की दिशा में या ऋण आवेश के चलने की दिशा में? धन आवेश के चलने की दिशा में। और ऋण आवेश की तो हमेशा उल्टी तरफ जाती है। तो अगर करंट ऐसे जा रही है तो पूरे कंडक्टर के ऋण आवेश कहां जा रहे होंगे? किधर चल रहे होंगे? करंट की उल्टी दिशा में। तो करंट क्योंकि ऐसे जा रही है, पीछे से ऐसे आ रही है, इसलिए सारे के सारे ऋण आवेश यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जाएंगे फिर उल्टी दिशा में। तो जितने इलेक्ट्रॉन जहां पर हैं वो सब निकल के कहां पर पहुंच जाएंगे? लेकिन बी से आगे रास्ता टूटा हुआ है, एयर है, उनको जाने का रास्ता नहीं मिला, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से यहां पर आकर खड़े हो गए जाएंगे, इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है। अब अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर ए पर कौन सा चार्ज बचेगा? प्लस। वहां तो माइनस रहा नहीं, क्योंकि सारा का सारा माइनस तो कहां चला आया? बी पर। तो अब ए पर क्या बचा? प्लस। तो ए कैसा हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल, और बी कैसा हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। कुछ हमारी बात समझ में आई? अब दोनों कॉइल्स को आपने देखा, यही चीज आप साउथ पोल से भी करवा सकते हो। साउथ पोल को पास ले जाओ तो क्या होगा, और साउथ पोल को दूर ले जाओगे उस वक्त क्या होगा, यही चीज आप उसमें भी सोच सकते हो। थोड़ा सा पहले इसको एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये कर लेते हैं, अब आप मुझे बताइए यहां पर कौन से चार्जेस बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं? पॉजिटिव। यहां पर कौन से चार्जेस बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं? नेगेटिव। और यही तो बैटरी हो गई ना। बैटरी में भी दो टर्मिनल होते हैं कि नहीं होते? एक टर्मिनल में कौन से चार्जेस रहते हैं? पॉजिटिव। दूसरे टर्मिनल में कौन से रहते हैं? नेगेटिव। तो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। इसका मतलब, और
इसका मतलब ये क्या बन चुका है, ये एक सेल बन चुकी है, ये एक बैटरी बन चुकी है। देखिए यही चीज यहां पर भी हुई है। इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो चुके हैं, इसके पास बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हैं, और ये एक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है, बैटरी में। बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वहां दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव में बहुत सारे प्लस चार्जेस हैं, नेगेटिव के पास बहुत सारे माइनस चार्जेस हैं। ये कहां पर होता है, बैटरी में। लेकिन वो चीज आज हमको कहां देखने को मिल रही है, कॉइल्स में। इसका मतलब ये कॉइल्स क्या बन चुकी हैं, ये कॉइल्स बैटरी बन चुकी हैं। तो ठीक है, बन जाने दीजिए। इसका मतलब है ये करंट का सोर्स बन गई है। बैटरी क्या होती है, करंट का सोर्स या करंट का स्टोर। बैटरी इलेक्ट्रिक चार्जेस का सोर्स है या इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टोर है, सोर्स है। तो फिर स्टोर कौन है, संधारित्र। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टोर कौन होता है, कैपेसिटर। और इलेक्ट्रिक चार्जेस का सोर्स कौन होता है, बैटरी। अब आप सोचोगे सोर्स और स्टोर में क्या फर्क है, सब बता चुके हैं हम आपको। समझ में आया, तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर एक बात मुझे बताइए, यहां पर बहुत सारे प्लस हैं, यहां पर बहुत सारे माइनस हैं। सिमिलरली यहां पर बहुत सारे प्लस हैं और यहां पर बहुत सारे क्या हैं, माइनस। इसका मतलब है दोनों कॉइल्स के पास बहुत सारे प्लस और एक तरफ क्या है, माइनस। क्या इसके पास करंट को फ्लो करवाने की ताकत है, पहले ये बताओ, क्या इसके पास करंट को फ्लो करवाने की ताकत है। तो आंसर है इसके पास करंट को फ्लो करवाने की ताकत है। कैसे ताकत है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, कोई तार जोड़ के तो देखो आप, सर्र से एकदम से चार्जेस भागेंगे और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई एक बैटरी में बहुत सारे प्लस हैं एक तरफ बहुत सारे माइनस हैं, जैसे ही आप दोनों टर्मिनल तार लगाओगे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बताओ ताकत है कि नहीं है इसके पास, करंट को फ्लो करवाने की जो पावर होनी चाहिए वो इसके पास है कि नहीं। और करंट को फ्लो करवाने की पावर को ही तो हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। समझ में आया, तो इसके पास करंट फ्लो करवाने की ताकत है, इसका मतलब इनके पास क्या है, विद्युत वाहक बल है। क्या इनके पास करंट है, करंट नहीं है अभी। क्यों, अब आप सोचोगे बह तो रही है यार, सर्किट टूटा हुआ है, करंट नहीं बह रही है। तो फिर ये क्या जो दिखाया आपने, ये हमने ये दिखाया कि जब आप ऐसा परिवर्तन करोगे ना तो एक क्षण भर के लिए पॉजिटिव चार्जेस भागे यहां खड़े हो गए, नेगेटिव यहां बचे, करंट खत्म। लेकिन फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण भर के लिए हुआ होगा, उसके बाद करंट बंद हो जाएगी, उसके बाद ये करंट नहीं रहेगी, वो फिर बंद हो जाएगी। यहां पर भी क्षण भर के लिए काम तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद ये करंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, सर्किट टूटा है, करंट कहां से आप फ्लो हो सकती है। आप बताइए, आपकी साइकिल की चैन है, चैन की एक कड़ी हम तोड़ के हटा दें, फिर बताइए आपकी साइकिल चल सकती है, नहीं चल सकती ना। तो फिर यहां पर भी तो सर्किट ब्रेक है, करंट नहीं फ्लो होगी। तो ये जो हमने बना के दिखाया था, इसलिए बना के दिखाया था क्योंकि जब शुरुआत में आप चेंज कर रहे थे ना, शुरू में एक क्षण भर के लिए ये होगा, सारे प्लस इधर सारे माइनस इधर आ जाएंगे, बस करंट का फ्लो होना खत्म हो जाएगा। पर इसके पास ताकत है, आपको उसकी ताकत आजमानी है तो दो तार लाइए और लगाइए, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ताकत है, इसका मतलब विद्युत वाहक बल है, पर करंट नहीं है। तो यही तो हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बार बार बोल रहे थे, फर्स्ट लॉ में, क्या कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि उत्पन्न होगा कौन सबसे पहले, विद्युत वाहक बल। धारा तो तब उत्पन्न होगी जब आप उसको एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ोगे, तब धारा उत्पन्न होगी। तो अभी इनके पास क्या है और क्या नहीं है, विद्युत वाहक बल के बारे में बात करिए, है कि नहीं है, है। क्या करंट है, करंट अभी नहीं है। तो करंट कब आएगी बताओ, जब हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ देंगे। जोड़ लीजिए, देखो एक तार यहां से जोड़ के ले गए, एक तार यहां से जोड़ के ले गए, और यहां जाकर हमने अपना बल्ब लगा दिया ऐसा। अब क्या शुरू हो जाएगी, अब करंट स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, किधर से किधर करंट जाएगी,
+2 माइनस इधर से ऐसे और यहां पर ऐसे। तो हमारी ये चीज क्या बन चुकी है, ये चीज क्या है, ये सोर्स है, ये चीज क्या है, सोर्स। और सोर्स में माइनस से प्लस करंट फ्लो होती है। और ये क्या है आपका बाहरी सर्किट, आपका एक्सटर्नल सर्किट। और एक्सटर्नल सर्किट में करंट किधर से किधर फ्लो होती है, +2 माइनस, तो +2 माइनस फ्लो हो रही। सारी चीजें सेट हो गई। देखो ऐसा ही इसमें खुद भी जोड़ लो, आप जोड़ लो, जाके कुछ भी आप ले जाओ। आप यहां पर अपना एक पंखा लगा दीजिए, फैन लगा दीजिए यहां पर। अब क्या स्टार्ट हो जाएगी करंट किधर से किधर, +2 माइनस, क्योंकि फैन हमारा बाह्य परिपथ है, ये इंटरनल सर्किट नहीं है। ये क्या चीज है, ये सोर्स है और ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल, सॉरी, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। तो एक्सटर्नल सर्किट में प्लस से माइनस और इंटरनल सर्किट में -2 प्लस। आप देखो माइनस से प्लस जा रही है। और ये भी बात क्लियर हो गई कि पहले उत्पन्न कौन होगा, विद्युत वाहक बल या करंट। पहले विद्युत वाहक बल पैदा होगा और करंट बाद में, और वो भी तब जब आप उसको सर्किट क्लोज करोगे तो, नहीं तो करंट पैदा नहीं हो सकती। फिर आप बताएं क्या ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ आ गया, आ गया। हम चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकते हैं। क्या आप उस दूसरे तरीके से समझना पसंद करेंगे? देखो ये हमने कॉइल ले ली, भूल जाओ कि ये कुछ बनाता है, कुछ नहीं है ये, ठीक है, इसको भूल जाइए। ये कॉइल है, ये तरीका सबको समझ आ गया। ये कॉइल है और इसमें ना मैं ऐसा नॉर्थ पोल पास में ला रहा हूं। देखो दिख रहा है उधर से, उल्टा नॉर्थ हो गया क्या, दिख रहा है ना। देखो ऐसा नॉर्थ इसके पास आ रहा है। कौन पास आ रहा है, नॉर्थ। ये कॉइल क्या करना चाहती है, इसके पास आने का सपोर्ट या पास आने का अपोज, विरोध करेगी कि इसको और बुलाएगी कि हाँ आ जाओ, क्या करेगी, विरोध करेगी। समझ में आ गया। अपोज करना नेचर है, नेचर का नियम है ये तो जड़त्व, कि कोई भी परिवर्तन करो चीजें विरोध करती हैं। समझ में आया। तो जब ये नॉर्थ पोल ऐसा पास आएगा कॉइल के, तो ये कॉइल नॉर्थ पोल के पास आने का क्या करेगी, विरोध। अब ये कॉइल नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध कैसे कर सकती है, तो हमारा आंसर है कि इसको भी सामने से क्या बना देना चाहिए, नॉर्थ। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात, इसको सामने से क्या बना देना चाहिए, नॉर्थ। अब अगर ये सामने नॉर्थ बना देगी तो ये नॉर्थ जब पास आएगा तो इसका वाला नॉर्थ इसको क्या करना शुरू कर देगा, प्रतिकर्षित। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है और ये पास आना बंद हो जाएगा, इसका विरोध हो रहा है। देखो नहीं समझ में आया, तो उसके लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा अपने सामने, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ बनाना पड़ेगा। और कॉइल नॉर्थ कब बना सकती है, किस डायरेक्शन पे करंट को फ्लो करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने दो सिंबल आपको बताए थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। मैंने बोला था ये डायरेक्शन बना लेना, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ का भी बनाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद आया किसी को, ठीक। अब अगर याद आ गया तो ये और भी आसान है समझना। देखो कौन सा पोल नजदीक जा रहा है, नॉर्थ पोल। ये कॉइल क्या करना चाहती है, नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध या नॉर्थ पोल को पास बुलाना चाहती है, विरोध करेगी। अगर नॉर्थ का विरोध करना है तो सामने से कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा, ताकि आते हुए नॉर्थ को ये रोक सके, प्रतिकर्षित करेगी, रोक देगी इसको। और नॉर्थ बनाने के लिए करंट को किस दिशा में फ्लो करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बात हमारी समझ में आई। अब दूसरा देखिए, पास ले आए, जब पास ला रहे थे तो कौन सा पोल बनाया था इसने, नॉर्थ बनाया था। और नॉर्थ बनाने के लिए किस दिशा में करंट को फ्लो करवाया था, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब हम नॉर्थ दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। ये कॉइल क्या चाहती है कि हाँ जाओ,
या नॉर्थ को दूर नहीं जाने देना चाहती? नहीं जाने देना चाहती। हर बार क्या होना है? विरोध होना है। जैसे आप लोग उल्टे हो, हम आपसे कहेंगे पंखा चला दें, आप कहोगे क्या करना है। हम आप कहेंगे पंखा नहीं चलाएं, तो आप बोलोगे नहीं सब चलाओ। आप विरोधी हो ना इसे। ऐसे ही ये क्या करती है? हर चीज का विरोध। अब ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा है? दूर जा रहा है। इसको पसंद नहीं है कि यार नॉर्थ पोल दूर कैसे जाने लगा, तो फिर ये नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकना शुरू कर देते हैं। अब नॉर्थ पोल दूर न जाए, इसके लिए जानते हैं इसको क्या करना पड़ता है? सामने साउथ बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या कर लेगा? आकर्षित, फिर दूर नहीं जाने देगा उसको। तो जब नॉर्थ दूर जाने लगता है तो यही कॉइल सामने वाले सिरे पर क्या बना देती है? साउथ। और साउथ बनाने के लिए उसको करंट को किस दिशा में फ्लो करवाना पड़ता है? क्लॉकवाइज फ्लो करवाना पड़ता है। तो अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो सामने कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ। करंट किस दिशा में फ्लो होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ दूर जा रहा है तो सामने कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ। करंट किस दिशा में फ्लो होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है। अब हम साउथ लाते हैं पास में। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। साउथ पोल पास ला रहे हैं। साउथ पोल के पास आने का इसको विरोध करना है या इसकी मदद करनी है? विरोध करना है। साउथ पोल के पास आने का विरोध ये कॉइल कैसे कर सकती है? उसके लिए क्या बनाना चाहिए? इसको साउथ बना दो तो प्रतिकर्षण होने लगेगा, विरोध हो जाएगा। अब ये साउथ बनाने के लिए किस दिशा में करंट को फ्लो करवाएंगे? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। और हम साउथ पोल को अब दूर ले जाने लगे, तो ये साउथ पोल के दूर जाने का खुश है या उसको और पास लाना चाहती? पास। दूर जा रहा है तो फिर पास लाना चाहती, और पास आ रहा है तो दूर भेजना चाहती। विरोध करना है हर बार उसको। तो साउथ पोल दूर जाने लगा तो ये कॉइल चाहती है कि साउथ पोल दूर ना जाए, यानी कि वो साउथ पोल को खींचना चाहती है अपनी तरफ, बुलाना चाहती है। अब साउथ पोल को अपनी ओर बुला कैसे सकती है? उसके लिए सामने साउथ पोल बनाना चाहिए कि नॉर्थ? नॉर्थ बनाना चाहिए, क्योंकि साउथ बना देगी तो और तेजी भाग जाएगा ये तो। नॉर्थ बनाना चाहिए। और नॉर्थ के लिए कौन सी डायरेक्शन पे करंट फ्लो करवानी चाहिए इसको? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको कभी भी कोई भी टीचर या कोई भी इंसान ऐसा टास्क दे देंगे कि लीजिए कॉइल लीजिए और ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक जा रहा है, बताइए करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो होगी? नॉर्थ पास जा रहा है, नॉर्थ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ पास जा रहा है, साउथ बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ दूर जा रहा है, नॉर्थ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी भी नहीं समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया? तो एक तो ये तरीका था। बच्चों के मन में इस डायरेक्शन को लेकर ना बड़े कंफ्यूजन होते हैं। मैं चाहता हूं आपके अंदर वो कंफ्यूजन मत रह जाए, इसलिए अच्छे से क्लियर कर लीजिए ये सारी की सारी चीजें। एंड आई होप कि ये सब कुछ अब आप समझ गए, और वो भी पुराना समझ गए। इसमें हम ये बार बार बोला करते थे कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर सर्किट बंद, कुंडली बंद परिपथ में है तो धारा बहने लगती है। अगर इसको हम जोड़ेंगे नहीं, यहां से तोड़ देंगे, तो बताइए इसके पास क्या है क्या नहीं है? इसके पास विद्युत वाहक बल है, ताकत है, प्लस है माइनस है, ताकत है खूब सारी, बस करंट नहीं है। तो जैसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? करंट। तो आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया। लेंज नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, और जब इस तरीके से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो ये कुंडली क्या बन जाती है? उस समय सोर्स बन जाती है। एक्सटर्नल सर्किट आप जब लगाओगे तो आएगा वो तो। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कर लिया और डायरेक्शन भी हमने समझ ली। आप इससे नोट कर लीजिए। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, जिसे बात कर रहे थे कि विद्युत वाहक बल पहले उत्पन्न होता है और फिर इसके बाद अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो करंट बहना शुरू हो जाती है। हमने ये भी देख लिया कि विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होता है, पर अगर कॉइल को हम बंद सर्किट में लगाएंगे तो करंट भी तो प्रेरित होती है ना। उस पर कितनी करंट प्रेरित होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है, हम ये देखना चाहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, यदि, या आप एक हेडिंग बना लो, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा
इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब देखिए कॉइल में कितनी करंट फ्लो होगी, अगर ये हमको निकालना है तो हम उसके लिए मान लेते हैं, माना कुंडली का प्रतिरोध माना कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ओ आई एम सॉरी, विद्युत वाहक बल नहीं, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट। क्या आप बता सकते हैं कि प्रेरित धारा का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेरित धारा का या करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला तो सभी बच्चे जानते होंगे ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। यहां पर भी करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? और एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा था करंट के लिए, कुल विद्युत वाहक बल और अपॉन कुल प्रतिरोध, ये पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला एक आपने। तो यहां पर हम कोई भी फॉर्मूला आप लगा लो, विद्युत धारा के लिए हम कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखते हैं? ई से, क्योंकि कॉइल में जितना भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो ई माना गया है। कुल प्रतिरोध कितना हमने माना हुआ है कॉइल का? कैपिटल आर। अब हम चाहें तो ई की जगह वैल्यू लिख देंगे। ई की वैल्यू आपने पढ़ी है अभी, कितना फॉर्मूला ई के लिए बनाया था, याद है किसी को? माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, अगर कॉइल में एन फेरे हैं तो। अगर फेरे नहीं है, एक सिंगल वायर का टर्न है, तो फिर एन नहीं लगाइए आप, जैसा भी लगा लो आप, माइनस एन इंटू डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमने बेटा किसकी जगह लिखा? ई की जगह, और अपॉन में हमको क्या लिखना पड़ेगा? आर। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया कि जब कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होगा और कुंडली को हम बंद परिपथ में रखेंगे, या कुंडली का प्रतिरोध आर है तो उसमें कितनी धारा प्रेरित होती है, इतनी धारा प्रेरित होती है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब धारा किससे बनती है बताइए? आंसर है आवेश की गति से। तो इतनी धारा बनाने के लिए कितना आवेश गति किया होगा, हम ये भी चाहें तो निकाल सकते हैं। तो हम प्रेरित आवेश निकाल सकते हैं। कुंडली में प्रेरित आवेश। अच्छा, क्या आपको याद है आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश के लिए I इंटू टी लगाते हैं, तो हम ये लिख देंगे I इंटू डी टी, मतलब एक छोटे से समयांतराल dt में। अब आपको फिर से याद मैं दिलाता हूं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं ये याद दिलाता हूं कि जब कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमने किया तो कुंडली में कितनी देर तक करंट बह रही थी? क्षण भर के लिए बही, इसके बाद बंद हो गई। फिर पूरी देर तक कब बहेगी? जब आप उसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करोगे। लेकिन केवल कॉइल में जो करंट फ्लो हुई थी वो तो मात्र केवल थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए हुई होगी ना। तो बहुत छोटे समयांतराल के लिए जो करंट फ्लो हुई उसकी वजह से कुंडली में कितना आवेश प्रेरित होगा, और इसीलिए हम यहां पर टी नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? dt। अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में जितनी देर में बस कॉइल में चार्जेस ए से बी पर ऐसे गए, बस उतनी देर में
कितना आवेश उसमें उत्पन्न हुआ होगा, वो आवेश हम निकालना चाहते हैं। आई की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस n अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी, ये तो आई की जगह पर, और साथ में हमने क्या लिख दिया, डी टी। आप चाहें तो डी टी से ये डी टी कैंसिल कर दीजिए, Q इज इक्वल टू एन अपॉन आर, और डी फाई बी है तो बहुत छोटे से परिवर्तन को शो कर रही है। आप चाहो तो इसको डेल्टा फाई बी भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा भी किसके लिए आता है, परिवर्तन के लिए। तो चेंज के लिए डेल्टा भी यूज कर सकते हैं हम, डी भी यूज कर सकते हैं, आपको जो मर्जी आप लगा लो। ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रेरित आवेश का। तो उस क्षण भर के लिए जितनी देर में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कॉइल में करंट ए से बी तक ऐसा जल्दी से फ्लो हुई, बस उतनी देर में उस कुंडली में इतना आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले की एक खास बात यह है कि इसमें टाइम नहीं आ रहा। देखो, करंट में टाइम आ रहा था, विद्युत वाहक बल में टाइम आ रहा था, पर क्यू के फॉर्मूले में टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन, देखो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन चाहे आप धीरे धीरे करो चाहे बड़ी जल्दी से कर दो, दोनों हालात में आवेश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश तो टाइम पर डिपेंड नहीं करता ना। तो आप चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन चाहे इतने आहिस्ते से करो, ऐसे या ऐसे ऐसे कर दो, इतनी जल्दी जल्दी कर दो, दोनों बार आवेश कैसा प्रेरित होगा, सेम। क्योंकि प्रेरित आवेश, कुंडली में जो प्रेरित आवेश है वो टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता ही नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन धीरे धीरे कराया जाए या तेजी से कराया जाए, चार्ज टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता, तो आवेश सेम प्रेरित होगा। अगर धीरे धीरे परिवर्तन कराने से 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेरित हुआ है उस पर, तो तेजी से परिवर्तन कराओगे तो भी कितना आवेश प्रेरित होगा, 5 माइक्रोकूलम। आप ये मत सोचिए कि अगर हम तेजी से इसको चलाना शुरू कर देंगे मैग्नेट को तो हो सकता है ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल पर निर्भर ही नहीं करता। तो आप धीरे से परिवर्तन करो या तेजी से, चार्ज तो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। इस तरह से कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा इसका फॉर्मूला आपने देखा, कितनी करंट उसमें प्रेरित होकर आती है उसका फॉर्मूला देखा, इस करंट को पैदा करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कितना चार्ज इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला आपने देखा, लेंज का नियम पढ़ा, डायरेक्शन को हमने डिस्कस करके आपको बताया। एंड आई होप कि आपको अब तो सारी डायरेक्शंस भी आपको क्लियर होनी चाहिए लेंजेस लॉ से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर आज हम लोग इतना ही फिजिक्स में रख लेते हैं, आगे और पढ़ेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।